हेलो बच्चों, आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंबोसर पे। बच्चों, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे केमिस्ट्री के चैप्टर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को। बच्चों, इस वीडियो में हम इस चैप्टर से आए कुछ बाकी जो हमारे पीवाईक्यूज रह गए थे, हम उनकी बात करने वाले हैं। अगर आप अपनी और ज़्यादा हेल्प करनी है, इन सभी पीवाईक्यूज को परचेस करना चाहते हैं, जिसकी पीडीएफ जो हमने बनाई है उसको परचेस करना चाहते हैं, तो यहाँ सामने दी जा रहे नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये सामने नंबर दिया जा रहा है आपको, आप इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और अभी आपको हार नहीं माननी है। अगर आपको लग रहा है कि आप अपने बोर्ड में ज़्यादा अच्छा नहीं कर सकते हैं, तो ये जो क्वेश्चंस पीवाईक्यूज़ आपको कराए जा रहे हैं, ये आपके लिए सफिशिएंट हैं। आप इन पे मेहनत कीजिए, अपने जो भी दोस्त आपके हैं, उनको भी इसको शेयर कर सकते हैं, ताकि वो भी अपने बोर्ड में अच्छा इसको कर पाएँ। तो बच्चों, ज़्यादा देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपने पहला प्रश्न, जो कि आपके स्क्रीन पर है। विद्युत अपघटन क्या होता है? और फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम लिखिए। बच्चों, यहाँ हमसे वो इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में पूछ रहा है, वैद्युत अपघटन के बारे में पूछ रहा है बच्चों। ठीक है? अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस होती क्या है। मान लीजिए कि हमारे पास कोई इलेक्ट्रोलाइट था, और सबको पता है बच्चों ये इलेक्ट्रोलाइट, मैंने कहा जब भी आप इलेक्ट्रोलाइट को का नाम देखते हो तो अपने माइंड में तुरंत लाया कि हम NaCl की बात कर रहे हैं। सबको पता है NaCl ब्रेक होता है Na प्लस में और Cl माइनस में। ठीक है बच्चों, ये हमें सबको पता है। अब इसमें होता क्या है, मान लीजिए कि आपने इस इलेक्ट्रोलाइट को या तो घोल दिया था, या फिर इसको आपने पिघला दिया था। मतलब आपने इस इलेक्ट्रोलाइट का या तो घुलित विलयन लिया या फिर गलित विलयन लिया। ठीक है बच्चों, और जब आप इस घुलित विलयन में या गलित विलयन में विद्युत धारा को, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराते हैं, प्रवाहित करवाते हैं, तो बच्चों ये जो इसके आयन होते हैं, ये विपरीत आवेश वाले, मतलब अपोजिट चार्ज वाले इलेक्ट्रोड की ओर जाते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे कि आपका सोडियम है, पॉजिटिव चार्ज है, ये जाना चाहेगा निगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रोड की ओर। और जो आपका Cl माइनस है, नेगेटिव चार्ज है, जिसको हम एनायन बोलते हैं या ऋण आयन बोलते हैं, ये जाना चाहेगा उस इलेक्ट्रोड की ओर जो कि पॉजिटिव चार्ज होगी। ठीक है बच्चों, ठीक है। जिस तरह से सोडियम जो कि कैटायन है, ये जाएगा कैथोड पर, क्योंकि हमारे इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जो पोलैरिटी होती है, जो ध्रुवता होती है सेल की, कैथोड की, वो नेगेटिव मानी जाती है। इसके उलट गैल्वेनिक सेल में कैथोड की जो पोलैरिटी है वो बच्चों, वो मानी जाती है पॉजिटिव। ठीक है। और हाँ, यहाँ पर मैंने बताया कि सेल माइनस जाएगा पॉजिटिव चार्ज की ओर, जो कि है आपका एनोड। ठीक है, तो बच्चों ये था हमारा इलेक्ट्रोलिसिस। अब सवाल बनता है कि ये जो इलेक्ट्रोलाइट है, ये कितना डिकम्पोज हुआ है किसी भी इलेक्ट्रोड पे जाके। अभी हमने कहा कि ये सोडियम आयन या ये क्लोराइड आयन जाएंगे और किसी भी इलेक्ट्रोड पे जाके इकट्ठे हो जाएंगे, कलेक्ट हो जाएंगे। तो कितना कलेक्ट होंगे, ये बात हमें कैसे पता चलती है? इसी के लिए फैराडे ने विद्युत अपघटन के नियम दिए थे। याद रखिए कि फिजिक्स में भी फैराडे के नियम हैं, लेकिन वह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम हैं। उनको और इन नियमों को आपस में आप जो है मिला मत देना है। ठीक है, या ऐसा मत करना कि फिजिक्स का कोर्स आप यहाँ लिख के आ जाएं। और ध्यान से देखिए कि पूछ क्या रहा है। और ये भी ध्यान दीजिए, इसने फैराडे के नियम पूछे हैं, इसने ये नहीं कहा है कि पहला नियम बताइए या दूसरा नियम बताइए। जब ये ऐसा करता है तो आपको दोनों ही नियम बताने पड़ेंगे। जब ये खुद से बोर्ड में कह दे कि पहला नियम बताओ या दूसरा नियम बताओ, तब आप उस नियम के बारे में लिख सकते हैं। तो बच्चों, अब हम जाते हैं अपने पहले नियम की ओर। पहले मैं इसको रब कर दूं। फेराडे ने इस इलेक्ट्रोलिसिस को समझाने के लिए बच्चों दो नियम दिए हैं, और मुझे ये बोलने की जरूरत नहीं है, पहला नियम को हम बोल देंगे फेराडे का पहला नियम, और दूसरा है उसका द्वितीय नियम। ये तो बहुत अजीब सी बात है कि मुझे आपको ये बताना पड़े। अब हम जाते हैं इसके पहले नियम की ओर। बहुत छोटे में आपको बताऊं तो फैराडे का नियम हमसे सिर्फ इतना सा कहता है कि जितनी आप विद्युत धारा देंगे, जितनी आप विद्युत धारा देंगे, उतना ही पदार्थ इकट्ठा हो जाएगा। ये बहुत छोटे में बता दिया। पदार्थ
कलेक्ट हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा या एकत्र हो जाएगा, जो भी कह दीजिए आप। अब इसको मैं ठीक तरह से बताता हूँ जिस तरीके से ये कि ये बोर्ड में आप लिखे आएँगे। तो क्या कहते हैं, मान लीजिए कि जब हमारी इलेक्ट्रोलिसिस की वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया हो रही हो, तब किसी भी इलेक्ट्रोड पे मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया था कि जो हमारा सोडियम था या जो हमारा क्लोराइड आयन थे, वो किसी इलेक्ट्रोड पे जाके कलेक्ट हो रहे थे। यहाँ मान लीजिए कलेक्ट हो रहे हैं, ये एक इलेक्ट्रोड है, यहाँ कलेक्ट हो रहे हैं, या क्लोराइड गैस बन रही है तो वो वहाँ से मुक्त हो जा रही है, ठीक है? लिबरेट हो जा रही है, दोनों पॉसिबल है। तो जब ये इलेक्ट्रोलिसिस हुई और ये हुआ कि कोई चीज़ आगे कलेक्ट हुई और कोई पदार्थ जो है लिबरेट हो गया किसी भी इलेक्ट्रोड पर, तो इनकी जो बच्चों मात्रा है, यहाँ कलेक्ट होने वाले पदार्थ की जो मात्रा होगी, ठीक है? मात्रा का मतलब हम कह सकते हैं उसका भार, बच्चों, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है विद्युत धारा के आवेश के, या फिर मैं कह दूं विद्युत आवेश के। सिंप्लीफाई करते हैं इस लॉ को तो हम ये कह सकते हैं कि जितनी आप बिजली देंगे उतना ही सब्सटेंस का वेट कलेक्ट होने वाला है, ठीक है? इसको मैं लिख दूं इस तरह से कि वेट प्रोपोर्शनल क्यू, और 10th में हमने पढ़ा था क्यू इज इक्वल टू आई टी। अब मैं इसको लिख सकता हूँ डब्ल्यू प्रोपोर्शनल आई टी, और जब मैं इस प्रोपोर्शन के साइन को हटाता हूँ तो मेरे पास आता है डब्ल्यू इज इक्वल टू जेड आई टी, जहाँ बच्चों जो जेड है हमारा ये है वैद्युत रासायनिक तुल्यांक, आई है हमारी करंट, टी है टाइम, ठीक है बच्चों? ये था हमारा फैराडे का दूसरा नियम। अब हम देखते हैं फैराडे का, सॉरी, ये था फैराडे का पहला नियम, और हम देखते हैं फैराडे का दूसरा नियम। फैराडे का दूसरा नियम भी बच्चों सेम ही है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, पर इसमें इतना कर दिया है कि एक से ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन ले लिए हैं, ठीक है? मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है, यहाँ पर दूसरा है, यहाँ पर तीसरा है, ये इनके इलेक्ट्रोड हैं, बहुत रफली बना रहा हूँ, यहाँ भी इलेक्ट्रोड हैं, यहाँ भी इलेक्ट्रोड हैं, इनको जोड़ दिया है, इन्होंने सीरीज में जोड़ दिया है, ठीक है बच्चों? तो यहीं पे कह रहा है कि जब बहुत सारे विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जो कि श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं, सीरीज मैनर में जुड़े होते हैं बच्चों। तो जब आप यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी, मान लीजिए बैटरी आपने कनेक्ट कर रखी है, इस तरह से कनेक्ट कर रखी है, जब आप बिजली को यहाँ पे देंगे और बिजली की समान मात्रा देंगे, सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराएंगे, तो बच्चों क्या होगा? तो हर एक इलेक्ट्रोड पर जो भी पदार्थ मुक्त हो रहा था या लिबरेट हो रहा था, उसका जो वेट होता है बच्चों, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस पदार्थ के तुल्यांकी भार के, ठीक है? ये इतनी सी बात, और यही सेम नियम वहां पर भी था, बस वहां पर एक ही इलेक्ट्रोलाइट की बात करी गई थी, यहाँ पर एक से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट की बात करी है, जिनको हमने जोड़ दिया है सीरीज के अंदर। ये आपका दूसरा नियम है, इतना भी लिख सकते हैं आप, काफी है। इसको आगे लेके जाना चाह रहे हैं तो W1 प्रोपोर्शनल A1, क्योंकि एक से ज्यादा पदार्थ है ना बच्चों, ठीक है? दूसरा पदार्थ है तो W2 प्रोपोर्शनल A2। इसको सही तरीके से लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू A1 अपॉन A2। बच्चों यहाँ पर हमारा फैराडे का दूसरा नियम भी समाप्त होता है, और अब हम जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। संचायक सेल क्या है? बच्चों इससे इसे बताने से पहले मैं आपको, हाँ, ये क्वेश्चन बताता हूँ कि प्राथमिक और द्वितीयक सेल क्या होता है, एग्जाम्पल देना है हमको। तो बच्चों याद रखिए, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल बहुत ज़्यादा आसान है। अगर वह सेल जो कि चार्ज नहीं होते हैं, चार्ज नहीं होते हैं, ठीक है, मतलब उनके अंदर जो सेल रिएक्शन हो रही थी वो बच्चों रिवर्स नहीं होती है। रिवर्स का मतलब है वापस नहीं हो सकती, उत्क्रमित नहीं हो सकती, तो बच्चों उनको हम बोलते हैं प्राइमरी सेल। और ऐसे सेल जो कि चार्ज हो सकते हैं, मतलब उनके अंदर जो सेल रिएक्शन हो रही थी ये रिवर्स हो सकती है, ठीक है? इस तरह से वो बार बार चार्ज आप कर पाओगे, तो उनको हम बोलेंगे बच्चों सेकेंडरी सेल। इनका एग्जाम्पल देना है, तो सेकेंडरी सेल का एग्जाम्पल सबसे अच्छा है हमारे पास लेड स्टोरेज सेल, जो कि हमारे घरों में होता है, इन्वर्टर वाली बैटरी, ठीक है? इसको आप लेड संचायक सेल कह दीजिए या सीसा संचायक सेल कह दीजिए, एक ही बात है। प्राइमरी सेल में अगर आप एग्जाम्पल देना चाहें तो यहाँ पे आता है हमारा ड्राई सेल, शुष्क सेल। अगर आपने देखा है जो सेल रिमोट में इस्तेमाल होता है और दीवार घड़ी में इस्तेमाल होता है, उस वही हमारा ड्राई सेल है, शुष्क सेल है। इसके अलावा एक है हमारा मरकरी सेल,
ये दोनों ही प्राइमरी सेल का एग्जाम्पल है। ठीक है, लेड संचायक सेल या फिर निकिल कैडमियम सेल, ये दोनों एग्जाम्पल हैं बच्चों सेकेंडरी सेल्स के। ठीक है, और इस बात को मैं आपको बता दूं, सेकेंडरी सेल को संचायक सेल भी कहा जाता है। यही क्वेश्चन यहाँ पे खत्म करते हैं और हम इसको लेके जाते हैं इस क्वेश्चन पर कि संचायक सेल क्या है। रासायनिक अभिक्रिया के साथ चार्जिंग और चार्जिंग की क्रियाविधि बतानी है। तो बच्चों ऐसे सेल जो कि बिजली को स्टोर करते हैं, विद्युत को स्टोर करते हैं, संचय करते हैं। अब चूंकि संचय करते हैं तो संचायक, स्टोर करते हैं तो स्टोरेज सेल कहलाते हैं। ठीक है, वो आपसे संचायक सेल पूछ ले या संचायक बैटरी पूछ ले, बात एक ही है। सेल एक होता है, जब आप बहुत सारे सेलों को जोड़ देते हैं बच्चों, तो जो बन के आती है आपके पास सिमेट्री असेंबली बनती है, उसको हम बोलते हैं बैटरी। ठीक है, अब यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि किसी का एग्जाम्पल बताना है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे अधूरा लिखा गया है। यहाँ पे उसने कहा है कि एक एग्जाम्पल बताइए, उसको एक्सप्लेन कीजिए, उसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है। तो हम यहाँ बताएंगे आपको लेड संचायक सेल। क्योंकि बच्चों यहाँ पर अब टाइम हमारे पास बहुत कम रह गया है, इसलिए हम थोड़ा फास्टली इन सभी टॉपिक को कवर करना चाह रहे हैं, इससे हम आगे कम से कम कुछ जितने भी हमारे PYQs हैं हम उन्हें कर पाएँ। हम चाहते हैं कि जितने भी चैप्टर हैं, हमारे 10 चैप्टर हैं केमिस्ट्री के, हम उन सभी को आपको अच्छी तरीके से करा दें, ताकि आपकी कुछ ना कुछ तो हेल्प इस बोर्ड में हो ही जाए। तो हम जाते हैं लेड संचायक सेल पे। तो किसी भी सेल की बात करेंगे आप, तो 3 चीज़ों को याद रखना कि उसका जो एनोड है वो किसका बना होता है, उसका कैथोड किसका बना होता है, कौन सा मटेरियल है बच्चों, और इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन जो है इसके अंदर, मतलब वैद्युत अपघट्य जो है वो कौन है। किताब में बहुत कुछ लिखा है, लेकिन सिंपल सी बात है, जो इसका एनोड है वो लेड का बना होता है, इसका कैथोड लेड ऑक्साइड का बना होता है, और इसमें इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड। याद रखें, इसके बारे में 2 बातें आप याद रखें कि ये 38% बाई वेट होता है। मतलब अगर 100 ग्राम है सॉल्यूशन, तो उसके अंदर 38 ग्राम आपका सल्फ्यूरिक एसिड होगा बाई वेट। और इसकी डेंसिटी बच्चों 1.3 ग्राम पर ml होती है। डेंसिटी का मतलब इसका इसका जो गाढ़ापन है, इसकी जो मात्रा है वो 1.3 ग्राम पर ml होगी। मतलब 1 ml के अंदर 1.3 ग्राम होना ही चाहिए, इससे कम होता है तो फिर वो सल्फ्यूरिक एसिड काम नहीं करेगा इस पूरी की पूरी प्रोसेस के दौरान। ठीक है बच्चों, अब हम आगे चलते हैं। हाँ जी, तो मैंने आपको बता दिया ये एनोड है, ये कैथोड है बच्चों। ठीक है, और याद रखना एक संचायक जो हमारा लेड संचायक सेल है, एक की जो पोटेंशियल होता है 2 वोल्ट होता है, और जो हमारे घर में बैटरी इस्तेमाल करी जाती है इन्वर्टर के लिए, वो ज़्यादातर होती है 12 वोल्ट की। याद रखिए 12 वोल्ट की बैटरी बनाने के लिए आपको कम से कम 6 सेलों को संयोजित करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें क्या है बच्चों, ये जो एनोड जो कैथोड दिख रहा है आपको, ये अल्टरनेट एक के बाद एक, मतलब एक एनोड डाल लगा दिया, फिर एक कैथोड लगा दिया, फिर एक एनोड लगा दिया, फिर एक कैथोड लगा दिया। इस प्रकार से इसको हम अरेंज करते हैं। ठीक है, और इसका बच्चा जो बाहर वाला कंटेनर होता है ना, ये एक कुचालक पदार्थ का, इंसुलेटिंग मटेरियल का, जैसे कि प्लास्टिक है या PVC है, उससे मिलकर बना होता है। ठीक है, इनके बीच बीच में भी इनको अलग करने के लिए भी साथ में इसी कुचालक पदार्थ का, इंसुलेटिंग मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये थी इसकी इसका पूरा स्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं इसकी चार्जिंग या फिर रिचार्जिंग रिएक्शन, और साथ में इसकी डिस्चार्जिंग रिएक्शन। ये दोनों बातें हम एक साथ ही बात कर लेंगे। और हाँ, इनको यहाँ इस क्वेश्चन में हम देख लेते हैं। ठीक है, कि डिस्चार्जिंग रिएक्शन क्या है और चार्जिंग रिएक्शन क्या है। तो बच्चों बहुत ध्यान से देखो, याद रखिए, जब भी हम हमारा जो इन्वर्टर वाली बैटरी है, हम उसमें से ड्रॉन कर रहे हैं अपनी बिजली को, मतलब उससे से हम विद्युत धारा ले रहे हैं, तो उस दौरान सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल हो रहा होता है। अब याद रखिए, ये है एनोड लेड का बना हुआ, कैथोड है लेड ऑक्साइड की बनी हुई। ठीक है, अब बच्चों होता क्या है, जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है, ये रहा सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। सबको पता है ये ब्रेक किस में हो सकता है, H+ SO4 2-। तो बच्चों जो SO4 2- है, उसका इस्तेमाल एनोड में भी होता है, उसका उसका उपयोग यूज कैथोड में भी होता है। इस तरह से SO4 2-, SO4
2 तो यहाँ तो हमको सिंपल दिख रहा है कि यहाँ लेड है, सल्फेट है, तो लेड सल्फेट बन जाएगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये तो हम यहाँ पे क्लियर देख पा रहे थे। अब याद रखिए इस -2 को बैलेंस करने के लिए जो हमारा लेड है इसको भी किसी ना किसी ऑक्सीजन स्टेट में जाना पड़ा, और वो यहाँ पे थी उसकी +2 स्टेट। अब जब लेड पीबी से Pb2+ में जाएगा बच्चों, तो कितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिखते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। अब जो इलेक्ट्रॉन यहाँ लूज हुए हैं बच्चों, वही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस्तेमाल भी होंगे। ठीक है, तभी तो ये एक रिएक्शन कहलाएगी, एक रिडॉक्स रिएक्शन तभी तो कहलाएगी जब ऑक्सीडेशन भी होता है और वो रिड्यूस भी होती है साथ में। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर बच्चों लेड है, सल्फेट है, तो लेड सल्फेट बन जाता है। साथ में हमको यहाँ O2 दिखती है, और हम जानते हैं कि O2 को बैलेंस करने के लिए H2O मॉलिक्यूल डाला जाता है। तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन दिखती है मुझको, तो यहाँ पर मैं 2 H2O डाल देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे देख पा रहा हूँ कि यहाँ तो 4 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ हाइड्रोजन है ही नहीं, तो साथ में मैं इधर ही लिख देता हूँ 4H+। ठीक है, अब इस रिएक्शन को मैं बच्चों ऐड कर लेता हूँ, ध्यान से देखिए। Pb, जो याद रखिए, जो लेफ्ट साइड में उसको लेफ्ट साइड ऐड कर दीजिए, जो राइट साइड है उसको राइट साइड कर दीजिए। Pb प्लस PbO2 प्लस 4H+। अब यहाँ पे एक सल्फेट, यहाँ पे एक सल्फेट, मतलब 2 सल्फेट, 2SO4 2-। याद रखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, ये 2 इलेक्ट्रॉन अपोजिट, जो कि अपोजिट साइड पर है तो कैंसिल हो जाते हैं। कैंसिल करके दिखाना नहीं है आपको, इनको ऐसे रहने देना है। एक लेड सल्फेट यहाँ है, एक लेड सल्फेट यहाँ पर है, ये हो जाएंगे आपके 2 PbSO4 प्लस 2H2। कुछ याद रखिए, जब हम डिस्चार्ज कर रहे तो होते हैं रिएक्शन सेल को, मतलब जब हम उससे विद्युत धारा ले रहे होते हैं, तो दोनों ही इलेक्ट्रोड पर आपने देखा भी होगा कि जो हमारा सेल होता है जहाँ पे उसका वायर होता है वहाँ पे कुछ हमको जमा हुआ दिखता है। बच्चों वो कुछ नहीं होता, वो लेड सल्फेट का, कभी कभी वो बाहर की तरफ भी आ जाता है, तो वो लेड सल्फेट का प्रेसिपिटेट होता है, जो कि जम जाता है। और जब बच्चों इस सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल हो रहा होता है इन रिएक्शन के दौरान, तो उस सल्फ्यूरिक एसिड की डेंसिटी 1.3 से चेंज होकर 1.2 पहुंच जाती है, और जैसे ही 1.2 पहुंचती है तो हमारा सेल डिस्चार्ज हो जाता है, काम करना छोड़ देता है। अब इसको दोबारा चार्ज करने के लिए हम इसको देते हैं डीसी करंट। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन हमको अलग से सीखनी पड़ेगी? नहीं बच्चों, इसको इसकी रिएक्शन को हमको अलग से सीखना नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इतनी सी बात है कि ये जो यहाँ पर राइट हैंड साइड है, सॉरी जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको आप राइट हैंड साइड बना दीजिए, और जो यहाँ पर राइट हैंड साइड है उसको बना दीजिए लेफ्ट हैंड साइड, और यहाँ लिख देना डीसी करंट। ठीक है, मतलब इस पूरे पोर्शन को आप ले जाइए लेफ्ट हैंड साइड में, और इसको ले जाइए राइट हैंड साइड पे, ये आपकी चार्जिंग रिएक्शन हो जाएगी बच्चों। तो याद करने के लिए मात्र केवल आपको यही याद करनी है, और कुछ याद नहीं करना। ठीक है बच्चों, अब हाँ जी, जैसे हम देख पा रहे हैं हमारे क्वेश्चन हमारे सामने है कि ड्राई सेल की संरचना बतानी है और इसकी सेल अभिक्रिया देनी है। तो जो ड्राई सेल होता क्या है, याद रखिए, आपने सेल देखा होगा जो निप्पो वाले सेल आते हैं जो कि घड़ी में लगते हैं, ठीक है, दीवार घड़ी में लगते हैं, आपने देखा होगा कि उनका जो बाहर का एरिया होता है वो टीन का दिखता है हमको, लेकिन वो टीन नहीं होती बच्चों। उस ये मैं आपको बताता हूँ कि होता क्या है बच्चों। वो जो हम उसका बाहर वाला हिस्सा देखते हैं वो बना होता है जिंक का, जो काम करता है एनोड का बच्चों। ठीक है, और आपने उसके अंदर एक ब्राउनिश कलर की, ग्रे कलर की एक रॉड देखी होगी जो कि ग्रेफाइट की होती है। ठीक है बच्चों, वो काम करती है कैथोड का, लेकिन मैं उसको यहाँ लिखूंगा नहीं क्योंकि वो डायरेक्टली काम नहीं करती, वो सिर्फ सरफेस देती है रिएक्शन के लिए। ठीक है, मैं क्या बताना चाह रहा था आपको कि एक बाहर वाला पात्र होता है जो कि बना होता है जिंक का, बीचों बीच में बच्चों यहाँ पर एक ग्रेफाइट की रॉड होती है, ये काम करती है किसका, कैथोड का काम करती है, और जिंक काम करता है एनोड का। ठीक है, अब इस जो हमारी ग्रेफाइट की रॉड इसके बिल्कुल पास पास में मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन, ठीक है, उसका जो है पेस्ट होता है बच्चों। ठीक है, उसका पाउडर भरा होता है, और ये जो आप देख पा रहे हैं पूरा स्पेस यहाँ से यहाँ तक, इस स्पेस के अंदर भरा होता है इलेक्ट्रोलाइट।
जो है यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड प्लस जिंक क्लोराइड। काम तो बच्चों सिर्फ केवल अमोनियम क्लोराइड ही आता है, लेकिन जिंक क्लोराइड का एक दूसरा काम होता है, इसलिए इस इलेक्ट्रोलाइट को यहाँ डाला जाता है। ठीक है, उसके बाद बच्चों क्या किया जाता है, ये मैंने पूरा नहीं बनाया है, ऐसे बना दे रहा हूँ। जो यहाँ ये हम देख इसकी कैप देख पा रहे हैं, इसको हम मोम से या वैक्स से सील कर देते हैं बच्चों। ठीक है, और इसके ये जो हमारा सेल का बाहर वाला जिंक का लेयर थी, इसके बाहर हम गत्ता लगा लेते हैं या फिर कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल लगा लेते हैं। जैसे देखा है हमने, उसमें प्लास्टिक लगी होती है, पॉलिथीन देखी होगी आपने, और पुराने सेल जो आते थे उसमें गत्ता लगा होता था, जो रेडियो में लगते थे सेल। ठीक है, हाँ, अब हम आते हैं इसकी रिएक्शंस के ऊपर। तो बच्चों ध्यान से देखो, सबको पता है कि एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, तो जिंक चेंज हो जाएगा जिंक आयंस में, और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ठीक है, अब सर सवाल ये आता है कि क्या कैथोड ग्रेफाइट जो रॉड थी वो कैथोड को काम करती? नहीं, वो सिर्फ सरफेस देती है। यहाँ काम करता है हमारा मैग्नीज ऑक्साइड, जो कि बच्चों इस अमोनियम आयन, जो अमोनियम क्लोराइड के अंदर अमोनियम आयन है, उनसे रिएक्ट करता है। साथ में जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर थे वो यहाँ पे एक्सेप्ट होते हैं, दोनों नहीं, केवल एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होता है, बैलेंस नहीं किया है इसका हमने। ठीक है, और क्या बनता है यहाँ पर, एक कंपाउंड बनता है बच्चों, कॉम्प्लेक्स बनता है, जो कि ये है MnOOH। ठीक है बच्चों, साथ में यहाँ बनती है अमोनिया गैस। ठीक है, अब याद रखिए, यहाँ तो हम देख पा रहे हैं साफ साफ कि 0 से प्लस क्यों जा रहे हैं, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो बच्चों यहाँ याद रखिए, यहाँ पर जो Mn है हमारा, ये 4+ ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, और यहाँ पे Mn 3+ ऑक्सीजन स्टेट में होता है। मतलब ये यहाँ पर इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कम हो रही है, मतलब ये रिड्यूस हो रहा है। बस याद रखो, ये जो अमोनिया गैस बन रही है, एक समय ऐसा आएगा कि हो सकता है कि ये अमोनिया के कारण जो हमारे सेल है वो एक्सप्लोड हो जाए, फट जाए। लेकिन जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जिंक आयन, ये जिंक आयन इस अमोनिया के साथ बच्चों करते हैं रिएक्शन, और एक कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, जिस वजह से वो गैस एक्सप्लोड उस सेल को नहीं कर पाती। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ये हमारा आंसर एंड होता है, और हम जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, जो कि है नैनोस्टिक फ्यूजन क्या होती है। तो सब जानते हैं कि अगर आप इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल निकालना चाह रहे हैं और आपकी कंडीशंस स्टैंडर्ड नहीं है, तो इस कंडीशंस पर एक इक्वेशन है जिसकी हेल्प से हम निकाल सकते हैं किसी भी सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और वो है बच्चों E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग P अपॉन R, जहाँ पर बच्चों E जो है ये हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, या फिर इसको हम कह सकते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। ई नोट हमारा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, R गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है बच्चों, यहाँ पे N जो है नंबर ऑफ मोल्स होता है, F फैराडे कांस्टेंट है, P ये कंसंट्रेशन होती है प्रोडक्ट की, R कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की। तो ये रिएक्शन आपके लिए काफ़ी है, लेकिन ये 99% जो क्वेश्चंस हो हैं हमारे एनसीईआरटी में, खासकर बोर्ड में, वहाँ पर ये रिएक्शन यूज़ नहीं की जाती। एक दूसरी रिएक्शन है, और वो क्या है बच्चों, अगर मैं टेम्परेचर को 298 कर दूँ, मान लीजिए 298 केल्विन कर दूँ। अब फैराडे तो मुझे पता है, फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू होती है 96500 कोलोम, और जो गैस कांस्टेंट है हमारा आर, उसकी वैल्यू है 8.314। और इनकी मैं इंटू करता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ, डिवाइड करता हूँ, तो एक वैल्यू निकल के आती है, जो कि ये है E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग पी अपॉन आर। इस वन को लिखना चाहते हो लिखिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं है। ठीक है, ये थी बच्चे हमारी नैनोस्टिक वर्जन। और अब हम बात करेंगे इसके लास्ट क्वेश्चन की। इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कोलाश का नियम लिखना है हमको, और इसके अनुप्रयोग की व्याख्या करनी है। ठीक है, तो बच्चों कोलाश का नियम तो मैंने आपको बहुत स्टार्टिंग में ही बताया था, कि कोलाश ने नियम दिया था कि किसी भी वैद्युत अपघट्य की जो मोलर चालकता होती है इन्फिनाइट डायल्यूशन पर, ये कैटायन साथ में एनायन की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है बच्चों। ये मैं आपको पहले बोल चुका हूँ। अब सीधे सीधे इसका पूछते हैं एप्लीकेशन क्या है बच्चों।
तो उसके 2 एप्लीकेशन हैं, जो कि मैं आपको यहाँ पे करता हूँ क्लियर, ठीक है? याद रखिए इसका पहला एप्लीकेशन पूछे हैं इसका जब भी पूछेगा आपसे एप्लीकेशन, तो याद रख लीजिए कि वो देखें कि आप कितने मार्क्स से पूछ रहा है। 1 मार्क्स से पूछ रहा है तो इसका लॉ और सिर्फ़ जो मैं अभी लिखा रहा हूँ, वो आप लिख सकते हैं। तो बच्चों, इसके द्वारा इसकी हेल्प से हम किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का दुर्बल वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता ज्ञात कर सकते हैं बच्चों। मोलर चालकता, मोलर कंडक्टेंस फाइंड कर सकते हैं, ठीक है? और इसका दूसरा जो एप्लीकेशन है वो हमारे पास ये है कि इसकी हेल्प से हम किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो अमाउंट ऑफ डिसोसिएशन होता है, मतलब इसके जो वियोजन की मात्रा होती है, उसकी गणना हम आसानी के साथ कर सकते हैं बच्चों। ये 2 इसके अनुप्रयोग हैं, जो कि मैंने आपको लिखा है, ठीक है? अच्छा, उसके साथ ही हम इस चैप्टर को यहाँ क्लोज़ करते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और हमारी कुछ कमियाँ रह भी जाती हैं, तो आप हमको बता सकते हैं कि हम आगे आपके लिए और क्या करें, ठीक है? हमारी छोटी-सी जो हम ट्राई कर रहे हैं, इसको आप सपोर्ट कीजिए और जो भी आपके स्टूडेंट हैं सॉरी आपके जो फ्रेंड हैं, उनको आप इसको शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा पाएँ। ठीक है बच्चों? और मुझे लगता है कि आज के लिए इतना काफ़ी है। तो आप आगे इसको पढ़ते रहिए और हम आगे भी जो भी चैप्टर बचे हैं अभी हमारे 8 चैप्टर बचे बचे हैं, तो इन सभी चैप्टर की हम आपको वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए बच्चों आप लगातार पढ़ते रहिए।